ये इस सीरीज का पार्ट 4 है और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देखो और फिर इस पार्ट को देखना। आज आफ्टरनून कोई क्लास नहीं है। क्या तुम मेरे घर आकर होमवर्क में मेरी हेल्प करोगी मिस यू? जियांगचे की गूंजती हुई आवाज यू वानियर के पीछे से आई। नन्ही सी जान अपना बैकपैक लिए ये मेंग्याओ की कार में बैठ रही थी। यूजुअली वीकेंड्स पर यू वानियर अपना वक्त ये मेंग्याओ के साथ ही बिताती थी। वो दोनों जहां हो सके पैसे बचाने की कोशिश करती हैं और हर फ्री चीज का फायदा उठाती हैं। वैसे भी ये मेंग्याओ की फैमिली इतनी अमीर और पावरफुल है, वो उसके जैसी एक छोटी सी बग को पालने का मौका नहीं छोड़ेंगे। तुम जियांगचे, मुझे आज दोपहर को कुछ काम है। युवानेर ने इंस्टिंक्टिवली मना करना चाहा कि वो जियांगचे के घर ट्यूटोरिंग के लिए नहीं जाएगी। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे कोई बकरी खुद कसाई के पास जा रही हो? उसने अब इस कमीने लड़के को पूरी तरह पहचान लिया था। अभी भी उसके बारे में सोचकर उसकी जीभ का पिछला हिस्सा थोड़ा नम्ब फील हो रहा था। ओह, ऐसा है क्या? ये तो सच में बड़े दुख की बात है। जियांगचे ने अपने होंठ चाटे, बिल्कुल उस अजीब अंकल की तरह जो लॉलीपॉप देकर छोटी लड़की को किडनैप करने की कोशिश करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा वियर्ड हो। जब टॉप स्टूडेंट्स मेरे जैसे लूजर की हेल्प नहीं करना चाहते तो फिर रहने दो। टॉप स्टूडेंट्स को अंडर अचीवर्स का दर्द समझ नहीं आता। यू वॉनियर, क्या गजब का मॉरल ब्लैकमेल वाला टैक्टिक था। यू वॉनियर दिखने में मासूम थी पर असल में काफी चालाक और मैटेरियलिस्टिक लड़की थी। लेकिन वो दूसरों को हमेशा सॉफ्ट, क्यूट, ब्यूटीफुल और मॉडल स्टूडेंट होने का इंप्रेशन देती थी, इसलिए वो काफी पॉपुलर थी। एटलीस्ट जियांगचे के अलावा किसी और ने यू वॉनियर की ये दूसरी साइड नहीं देखी थी। यू वॉनियर भी दुविधा में थी। वेल इसके ओके देन, पर मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। पहले अपनी पब्लिक इमेज स्टेबलाइज करते हैं, फिर तो मुझे टीचर यू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमने अभी तक लंच नहीं किया है तो क्यों ना साथ में कुछ खाने चलें। यू वानियर के नाखून उसके मांस में धंस रहे थे, पर उसने फिर भी मासूम बनने का नाटक किया और हल्की सी अपनी उंगलियां काटी। ये ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है ना? बॉर्न एक्टर। ओवरपास के उस पार एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, वहां चलकर कुछ खाएं। यू वानियर कॉन्फ्लिक्टेड थी। उसे सच में भूख लगी थी। भूख बहुत बुरी चीज होती है और उसने ये काफी झेला था। बार बार सोचने के बाद लड़की ने भारी मन से हाँ कह दिया। वैसे भी एक बार खाना खा लिया तो कोई बहाना बनाकर निकल जाऊंगी। जियांगचे कितना भी बड़ा बास्टर्ड हो, वो मुझे बीच सड़क से तो घसीट कर नहीं ले जा सकता, है ना? फ्री का खाना भी मिल जाएगा। कितना बढ़िया है। ये मेंग्याओ, जिसे साइड कर दिया गया था, इस मौके पर आगे आई। यू वॉन एयर और जियांगचे का रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा ही लग रहा था। ये मेंग्याओ को बिना किसी वजह के फिर से जलन होने लगी, और वो भी अपनी फेवरेट और बेस्ट फ्रेंड से। तो ये मेंग्याओ तुरंत पीछे बोली, मुझे भी जाना है। जियांगचे ने उस पर एक नजर डाली। ये मिस, ये सच में गुस्सा दिलाने वाली है। ये मेंग्याओ और यू वॉन एयर, जो डेस्टिन्ड हीरोइंस थीं, बिना शक बहुत सुंदर थीं और उनके पास काफी फॉर्मिडेबल वेपन्स भी थे। सबसे बड़ी बात, एक जवान और एनर्जेटिक लड़की का चार्म मर्दों के लिए बहुत ज्यादा होता है। कोई भी मर्द एक 18 साल की सुंदर लड़की को रेसिस्ट नहीं कर सकता। वो खूबसूरत और वाइटलिटी से भरी होती है। मुझे शायद ये पसंद हो, पर मैं अपना अलूफ परसोना खराब नहीं होने दे सकता। हे, क्या मिस ये का इरादा फ्रीलोडिंग, मुफ्तखोरी करने का है? ये मेंग्याओ ने ठान लिया था कि वो आएगी, और उसने सीधा यू वानियर का हाथ पकड़ लिया। क्या मैं वानियर के साथ खाना खाने नहीं जा सकती? दियांगचे हल्का सा मुस्कुराया। वो फंस गई थी। ठीक है फिर, अगर तुम जा रही हो तो बिल यू वानियर पे करेगी। जियांगचे की बातों ने यू वानियर के चेहरे का रंग उड़ा दिया। अपने पैसों से पे करना। उसके पास बिल भरने के पैसे कहां से आएंगे? हालांकि उसे उस रेस्टोरेंट की सेल्स का आइडिया नहीं था, पर जिस पर जियांगचे की नजर हो, वो सस्ता तो नहीं होगा। वो समझ गई। जियांगचे ने यह जानबूझकर किया था। वो चाहता था कि वो एम्बेरस हो जाए। जैसा कि उम्मीद थी, ये मेंग्याओ को बिल पे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए पैसे खर्च करना बस कार्ड स्वाइप करने का काम था। जब ये यंग लेडी शॉपिंग के लिए निकलती है तो वो कभी प्राइस टैग नहीं देखती। बस एक चाइनीज रेस्टोरेंट ही तो है। ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना मेरी डार्लिंग वानियर? ये मेंग्याओ ने यू वानियर का नरम हाथ थामा। हम्म यू वानियर ने सिर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चक, नया खुला चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत लग्जरियस था, और एक नजर में ही पता चल रहा था कि यहां के रेट्स सस्ते नहीं हैं। तुम लोग, सिस्टर आओ आओ, तुम खाना ऑर्डर कर सकती हो। यू वानियर पहले मेन्यू दोनों को देना चाहती थी, पर उसने चालाकी से सिर्फ ये मेंग्याओ को दिया। वो अच्छे से जानती थी कि अगर उसने मेन्यू जियांगचे को दिया तो वो कमीना लड़का पक्का सबसे महंगी आइटम्स ऑर्डर करेगा। मेरी डार्लिंग वानियर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ये लड़की बच्चों जैसी मासूम है, और कभी कभी जलन होने के अलावा वो एक परफेक्ट नाइव एंड स्वीट लड़की है। हम्म मुझे एक प्लेट मिलन स्टाइल जिंजर डक, स्कैलियन ऑनियल मशरूम्स, स्टर फ्राइड स्कैल्प्स विद चाइनीज सॉसेज
और टर्की फ्लेवर्ड राइस क्रस्ट चाहिए। हालांकि ये मेंग्याओ थोड़ी सिली थी, पर उसने ज्यादा ऑर्डर नहीं किया, बस कुछ रीजनेबल प्राइस वाली डिशेस चुनी। मुझे दो, इतनी कम डिशेस कौन खाएगा? अगर बगल वाली टेबल के लोग देखेंगे तो सोचेंगे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जियांगचे ने मेन्यू उठाया और कुछ और मेन डिशेस ऐड कर दी। युवानेर। लड़की ने चुपके से सिर झुकाया और अपने अकाउंट में बचे हुए कुछ हजार युआन देखे। उसका दिल बैठ गया। ये खाना कम से कम 1-2 हजार युआन का पड़ेगा। तुम बुरे इंसान हो, तुम सच में बहुत बुरे हो। युवानेर का मन कर रहा था कि वहीं रोने लग जाए। जब तक खाना टेबल पर आया, उसने देखा कि टेबल लजीज और खुशबूदार खाने से भरी हुई थी। युवानेर के दुख के आंसू आखिरकार उसके मुंह के कोनों से लाड़ बनकर निकलने लगे। जब मेरे ही पैसे लग रहे हैं तो क्यों ना जमकर खाया जाए, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। बिल पे करना दर्दनाक था। युवानेर का दिल टूट गया जब उसने अपने अकाउंट से 1,700 युआन कटते देखे। उसने अपने दिल में जियांगचे को हजारों गालियां दी। यूं, कैंपस बिल, तुम थोड़ी दुखी लग रही हो, क्या हमें डिनर पर बुलाना तुम्हें बुरा लगा? जियांगचे ने मजाकिया अंदाज में कहा। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं खुश हूं। सच तो यह है कि मैं सिस्टर याओ याओ को कब से ट्रीट देना चाहती थी, क्योंकि हमेशा वही खिलाती है। मुझे तो थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। युवानियर की एक्टिंग सच में डिवाइन थी। ये मेंग्याओ अच्छे मूड में थी। क्या कह रही हो मेरी डार्लिंग वानेर, क्या हमारे बीच तेरा मेरा चलता है? फिर उसने अपनी नजर जियांगचे पर डाली। जियांगचे, वो कमिंग ऑफ एज सेरेमनी जिसके बारे में मैंने सुबह बताया था, तुम आओगे ना? जियांगचे ने थोड़ी देर सोचा। उसका चेहरा शांत और संयमित था और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। ये मेंग्याओ का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो आगे पूछना चाहती थी कि वो औरत कौन थी जिसने उस रात जियांगचे को किस किया था, पर वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि फिलहाल उसकी कोई हैसियत नहीं थी। अम मैं भी मैथ में काफी अच्छी हूं, मैं तुम्हें मैथ पढ़ा सकती हूं, ये मेंग्याओ ने कहने की कोशिश की। जियांगचे धीरे से खड़ा हुआ, अपना मुंह पोंछा और बोला, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दूंगा, क्लास मॉनिटर। वैसे भी मैं तो बस एक स्लैकर हूं, एक बॉटम रैंकर जिसे तुम नीचा दिखाती हो। यह कहकर जियांगचे ने यू वानेर को खींच लिया। जियांगचे को जाते हुए देखकर ये मेंग्याओ को बहुत ज्यादा पछतावा महसूस हुआ। उसने सच में जियांगचे के कन्फेशन कई बार ठुकराए थे, पढ़ाई का बहाना बनाकर, और काफी घमंड भी दिखाया था। लेकिन उसके कहे हुए पुराने शब्द अब उस लड़की के माथे पर गोली की तरह लग रहे थे। बस बहुत हुआ जियांगचे, आखिर तुम चाहते क्या हो? युवानेर गुस्से में जियांगचे के पीछे कार तक आई। आसपास कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था, तो उसने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुम एक नंबर के कमीने हो। उस नन्ही सी लड़की की आंखों में जियांगचे के लिए नफरत भरी थी, और वजह वही थी। इस घटिया लड़के ने एक बार में उसके 1,000 युआन से ज्यादा का खाना जो उड़ा दिया था। बिल्कुल ही घटिया इंसान। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अमीर हो, एक बार के खाने पर 1,000 युआन से ज्यादा खर्च कर सकती हो, और ऊपर से हर साल स्कूल की पॉवर्टी ग्रांट, गरीब छात्र स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी करती हो। जियांगचे ड्राइवर सीट पर बैठा ठहाका मारकर मुस्कुरा रहा था। युवानेर कितनी चालाक थी। वो तुरंत समझ गई कि जियांगचे क्या प्लान कर रहा है। अगर स्कूल को पता चला कि एक गरीब स्टूडेंट सबको 1,000 युआन से ऊपर की ट्रीट दे रही है, तो क्या होगा? तुम आखिर चाहते क्या हो? जियांगचे, क्या तुम प्लीज मुझे बुली करना बंद करोगे? तुम हमेशा मुझे ही निशाना क्यों बनाते हो? युवानेर टूटने की कगार पर थी। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? ये सोचते ही वो रोने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। रोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी, और जितना वो रोती उतना ही उदास होती जाती। उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू गिर रहे थे। खैरियत मानो कि मेबैक की साउंड प्रूफिंग कमाल की थी, वरना पक्का पुलिस आ जाती। जियांगचे ने सुकून से युवानेर को रोते देखा, जैसे वो फिर से विक्टिम कार्ड खेलकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हो। पर अफसोस, छोटी बच्ची, तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर कब की बेअसर हो चुकी है। वही हुआ। कुछ ही मिनटों में युवानेर ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थीं। तुम्हें मुझे पैसे वापस देने होंगे। उस खाने के 1,700 युआन लगे हैं। तुम्हें मुझे 1,000 युआन लौटाने होंगे। उसने अपना हाथ आगे किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैसे मांगने लगी। जियांगचे के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आई। पैसे चाहिए तो खुद कमा लो। युवानेर ने अपने दांत पीसे और सोचा, कितना बड़ा बास्टर्ड है। इतने हैंडसम चेहरे का क्या फायदा? मुझे पढ़ाओ। 2 घंटे के 700 युआन मिलेंगे, और अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज दोगी तो उसका अलग चार्ज। हम्म, तुम बहुत बड़े जर्क हो। युवानेर इतनी गुस्से में थी कि कार का दरवाजा खोलकर निकलना चाहती थी, लेकिन जियांगचे ने पहले ही डोर्स लॉक कर दिए थे। जियांगचे ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और कार भगा दी। जियांगचे,
तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे घर मत चलो मुझे पढ़ाने। ये तो जबरदस्ती का सौदा है, बास्टर्ड। क्या तुम मुझे इंसल्ट करने का कोई नया तरीका ढूंढ सकते हो? मैं ये सुनते सुनते थक गई हूं। जियांगचे एक हाथ से कार चला रहा था और दूसरे से सिगरेट जला रहा था। पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ था जैसे कोई एक्सपर्ट हो। कॉफ कॉफ। जियांगचे, तुम सिगरेट भी पीते हो? यू वॉनेर 2 बार खांसी। जियांगचे के लिए उसकी रिस्पेक्ट अब बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। क्या ख्याल है? कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गरीब हो सकती हूं, पर इतनी गरीब नहीं कि अपना जिस्म बेचने लगूं। यू वॉनेर ने अपने दांत दिखाए, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। हे, क्या तुम्हारी लुक्स ने तुम्हें पहले ही बेटरे नहीं कर दिया? जब तुम ये मेंग्याओ के साथ थी, उसने तुम्हारा काफी फायदा उठाया है ना? हम्म, तुम्हें क्या पता, बेस्ट फ्रेंड्स का एक दूसरे से इतना प्यार जताना नॉर्मल है। क्या तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह गंदे दिमाग वाला है? ये मेंग्याओ के पीछे घूमने से अच्छा है मेरे साथ रहो। वैसे भी मैं ये मेंग्याओ से ज्यादा अमीर हूं। पूह। जियांगचे को कोई जल्दी नहीं थी। इस जंगली बिल्ली को धीरे धीरे ही टेम करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कार जियांग फैमिली के विला एरिया में दाखिल हुई। मना करने के बावजूद यू वॉनेर को जियांगचे के पीछे पीछे उसके घर जाना ही पड़ा। अमीर ज्यादा कहीं का, वो लड़की धीरे से बुदबुदाई। जियांग फैमिली का विला बहुत बड़ा था, शायद कई हजार स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ, जहां प्राइवेट गार्डन और स्विमिंग पूल भी था। हालांकि यू वॉनेर को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो अक्सर ये मेंग्याओ के घर जाती रहती थी। यू वॉनेर अपना छोटा सा स्कूल बैग ली खड़ी थी। वो हाइट में थोड़ी छोटी थी, पीछे से देखने पर लगता था कोई प्राइमरी स्कूल की बच्ची है। पर कौन सोच सकता था कि ये लीगली एक 18 साल की लोली है। शियाओचे, तुम आ गए। जियांगचे की एडॉप्टिव मां जियांग यूनली सोफे पर आराम से बैठी थी। उन्होंने व्हाइट नाइट गाउन और फेस मास्क लगाया हुआ था। वो काफी रिलैक्स लग रही थी। उन्होंने जियांगचे को देखा और पूछा, हाँ? वो औरत सोफे से झटके से खड़ी हो गई। उन्होंने अपना फेस मास्क खींच कर निकाला और उनकी वो शांत एरिस्टोक्रेटिक वाइब एक पल में गायब हो गई। वो अपनी स्लीपर्स पहनकर दरवाजे की तरफ भागी और यू वॉनेर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। कितनी प्यारी लड़की है। फिर जियांग यूनली ने जियांगचे की तरफ देखा और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है, मुझे ये बहुत पसंद आई। जियांग यूनली की बात सुनकर यू वॉनेर ने तुरंत सिर हिलाया। आंटी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। मैं जियांगचे की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। लेकिन जियांग यूनली भला कैसे मानती? उनकी नजरें कह रही थीं, मैं सब समझती हूं, आप कुछ नहीं समझती। आंटी, मैं जियांगचे को होमवर्क में हेल्प करने आई हूं। आपको गलतफहमी हुई है। पर यू वॉनेर की बातों ने जियांग यूनली के एक्सप्रेशन और भी गहरे कर दिए। होमवर्क पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। हे हे। वैसे भी मेरे बेटे चे के ग्रेड्स कुछ खास नहीं है। तुम लोग ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह तैयार करती हूं। वैसे मेरा सरनेम जियांग है, तुम मुझे सिस्टर जियांग बुला सकती हो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जियांग यूनली इतनी एंथुजियास्टिक थी कि यू वॉनेर संभाल नहीं पा रही थी। यू यू वॉनेर। ठीक है मेरी प्यारी वॉनेर, तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाती हूं। यू वॉनेर को ऊपर भेजने के बाद जियांग यूनली ने जियांगचे का हाथ पकड़ा। बेटे, क्या तुम इस लड़की को मना सकते हो? ये कितनी क्यूट है, मैं चाहती हूं ये मेरी बहू बने। दिखने में तो थोड़ी छोटी लग रही है, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, पर जब तक तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तब तक सब ठीक है। जियांग यूनली खुशी खुशी खुद से बातें कर रही थी। साफ दिख रहा था कि उन्हें बेटी की इतनी चाह थी कि अब वो उनका जुनून बन चुका था। आखिर बहू भी तो आधी बेटी ही होती है। जियांगचे ने बेबस होकर अपना सिर पकड़ा। माना कि वो थरकी था, पर अपनी मां के सामने तो ऐसा नहीं दिखा सकता था। युवानेर, सच में मुझे पढ़ाने आई है? जियांग यूनली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उह, तुम्हारे डैड के ग्रेड्स भी अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी मुझे पढ़ाने को कहा था। और फिर क्या हुआ? और फिर तुम इस दुनिया में आए। लगे रहो, एक ही बार में उसे जीत लो। मुझे ये लड़की सच में बहुत पसंद है। वानेर को देखकर ही लगता है कि वो बहुत सीधी और नेक दिल लड़की है। तुम ऐसी लड़की को आराम से उल्लू बना सकते हो। जियांगचे, आपने उसे पहचानने में गलती कर दी। युवानेर, ये छोटी लोली बहुत तेज दिमाग वाली है। आप दूसरों को उल्लू बनाना चाहती हैं। मेरी अडॉप्टिव मां सच में बहुत भोली है। शायद ये मेंग्याओ का प्रोमैक्स वर्जन स्टडी रूम में। तो चलो शुरू करते हैं। ये बहुत ही अजीब कन्वर्सेशन थी। जियांगचे ने अपने हाथ रगड़े, उसके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे अजीब होते जा रहे थे। मुझसे दूर रहो, कम से कम आधा मीटर दूर। दिखने में तो वो दोनों पढ़ रहे थे, पर असल में वो सच में पढ़ रहे थे। बस जियांगचे बीच बीच में मौके का फायदा उठा रहा था। युवानेर वैसे एक अच्छी टीचर थी। उसने सच में जियांगचे को बहुत सीरियसनेस से पढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रूफ के लिए डिनोमिनेटर का लॉगरिदम लो।
फिर पार्टियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज करके टर्म्स कैंसिल करो। मुझे हाथ मत लगाओ। पहले तो यू वन ईयर उस 2 घंटे के ट्यूटोरिंग सेशन को लेकर काफी रेजिस्टेंस दिखा रही थी, पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। अहम मैं सच में एक ट्यूटर हूं, क्योंकि जियांगचे बहुत जल्दी सीखता है। जो सवाल वो पहले सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उसे बस एक बार समझाने की जरूरत पड़ती और जियांगचे तुरंत उस लॉजिक को बाकी प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर देता। इससे यू वन ईयर को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, कुछ हासिल करने का एहसास मिला। जियांगचे, तुम तो बहुत जल्दी सीखते हो। तुम बेवकूफ नहीं हो, तो तुम ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं करते? हालांकि यू वन ईयर जियांगचे से नफरत करती थी, पर उसकी टीचर होने के नाते उसे लगा कि जियांगचे की पढ़ाई पर नजर रखना उसका फर्ज है। ऑफ कोर्स, ये सब तुम्हारी बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है। जियांगचे सुकून से मुस्कुराया। खुदा जानता है उसके लिए एक पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट का नाटक करना कितना मुश्किल था। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि यू वानेर का जिस्म सच में बहुत नरम है। सिर्फ उसके होंठ ही नहीं, उसका पूरा बदन ही मखमली है। हम्म, बिल्कुल। तो अब बिल पे करने का वक्त आ गया है। यू वानेर ने अपने छोटे छोटे हाथ फैलाए, बिल्कुल उस लड़की की तरह जो पैसों के जाल में फंस चुकी हो। ओरिजिनल ट्यूटोरिंग फी 700 थी। मेरे चेहरे पर अभी भी तुम्हारा थूक लगा है, तो एक्स्ट्रा फी 1000 हुई। पर तुम मुझे बस 1700 दे दो। हम्म जियांगचे हल्का सा हंसा। तुमने अभी 1700 खोए और अभी वापस कमा लिए, हाँ? पूरा लॉसलेस ऑपरेशन चल रहा है। ये कुछ हजार युआन जियांगचे के लिए कुछ भी नहीं थे। पर जियांगचे इतनी आसानी से युवानेर की बात कैसे मान लेता? उसने धीरे से युवानेर को दीवार से लगा दिया, फिर अपना हाथ उठाकर उसकी थोड़ी चिन पकड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? काफी दम है तुम्हें। युवानेर ने अपने होंठ काटे और ऊपर देखकर जियांगचे की आंखों में आंखें डाली। क्यों ना लूं, ये मेरा हक है। हाँ हाँ, जियांगचे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब एक बार कोई काम हो जाता है तो दूसरा भी पीछे पीछे आता है। एक बार मॉरल बाउंड्री क्रॉस हो जाए तो गिरने की रफ्तार बस बढ़ती ही जाती है। जियांगचे इससे काफी वाकिफ था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपने बॉस की बड़ी बेटी के साथ फ्लर्टिंग करते वक्त भी यही किया था। पहले तो उस यंग लेडी ने उसे बिल्कुल घास नहीं डाली, पर एक बार जब उसकी चाहत जाग गई तो वो मगरूर लड़की तुरंत रास्ते से भटक गई। जियांगचे ने लड़की के मासूम चेहरे को चाटा। उसमें से एक परवर्टेड ऑनरा निकल रहा था। फिर उसने तुरंत 1700 ट्रांसफर कर दिए। बहुत सुकून मिला। शाम हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। यू वानियर ने मना नहीं किया, बस चुपचाप सिर हिला दिया। जाने से पहले जियांग यूनली ने यू वानियर से काफी देर तक बातें की, जिससे यू वानियर शर्म से लाल हो गई। ये औरत जो दिखने में इतनी मैच्योर और इंटेलेक्चुअल लगती है, असल में कितनी अनसीरियस है। वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर साथ ही उस नन्ही लड़की के दिमाग में कुछ इमेजेस अपने आप आने लगीं। अगर मैं सच में जियांग फैमिली में शादी करके आ गई तो मेरी जिंदगी तो बन जाएगी, है ना? मेरी मां को भी फिर दुख नहीं झेलना पड़ेगा। उसने झटके से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, वो अच्छे से जानती थी कि जियांग चे की उसके लिए हवस सिर्फ टेम्पररी है, और अगर उसने खुद को उसके हवाले कर दिया तो नतीजा भयानक होगा। और वो सच में जियांग चे को नापसंद भी करती है। बस में बैठकर, ये अजीब है, तुम्हारी मां इतनी जवान दिखती हैं, लगता है जैसे वो अभी 20 से 22 साल की हों। मुझे तो पहले लगा वो तुम्हारी बड़ी बहन है। यू वानर ने कंप्लेंट की। हे, क्यों ना तुम हर रात 2 घंटे मुझे पढ़ाने आया करो। मैं तुम्हें फिक्स्ड सैलरी दूंगा, महीने के 20,000 से ज्यादा। छिछ, बिल्कुल नहीं। यू वानर ने अपने होंठ से कोड़ ली। इतने तो वो ये मेंग्याओ की मामूली नौकरानी बनकर भी कमा लेती। यहां तक कि यू वानियर को खुद एहसास नहीं था कि जियांगचे के लिए उसके स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं। पहले अगर जियांगचे उसे एक बार भी किस करता तो वो आग बबूला हो जाती थी, पर अब उसे आदत हो रही थी और वो उस प्रोसेस को एंजॉय भी करने लगी थी। यू वानियर का परिवार एक स्लम एरिया, बस्ती में रहता था। पता नहीं क्यों, इतनी गरीबी के बावजूद वो शिलान मिडिल स्कूल जैसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी। गरीब स्टूडेंट्स की सब्सिडी के बाद भी शिलान मिडिल स्कूल की सालाना फीस 60,000 से 70,000 एनटीडी तक जाती है। देखा जाए तो युवानेर ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वहां हर तरफ अधूरे बने मकान थे, स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रही थीं, और कचरे के ढेरों से निकलकर चूहे यहां वहां भाग रहे थे। जियांगचे, तुम बस यहीं रुक जाओ, मैं बाकी रास्ता खुद चली जाऊंगी। यू वानियर ने अपने कपड़ों का कोना जोर से पकड़ा। क्या क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? इतनी दूर तक तो आ गया हूं। जियांगचे ने मजाक में कहा। क्योंकि वो स्टोरी का प्लॉट जानता था, उसे यू वानियर की फैमिली बैकग्राउंड का पूरा पता था। यह कहा जा सकता है कि उसकी हालत काफी दर्दनाक थी, पर उससे जियांगचे को क्या लेना देना? नहीं, जरूरत नहीं है। मेरा घर काफी गंदा है, तुम्हारे जूते खराब हो जाएंगे। तो क्या हुआ अगर गंदा है? जियांगचे का रवैया काफी सख्त था और वो दोनों यू वानियर के दरवाजे पर पहुंच गए।
लिविंग रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। एक हल्की पीली रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। युवानेर ने अपने दांत पीसे और दरवाजा खोला। ओए बदमाश, इतनी देर क्यों हो गई? बेडरूम से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद एक औरत बाहर आई, जो लंगड़ाकर चल रही थी और एक लाठी केन का सहारा ले रही थी। उस औरत के बाल काफी बिखरे हुए थे, चेहरा पीला था और शरीर इतना दुबला जैसे एक फूंक से उड़ जाए। उसके बाल सूखे और पीले थे और उसके हाथों पर अजीब से लंप्स, गांठ बने हुए थे। लेकिन उसके चेहरे को देखकर अभी भी लगता था कि किसी जमाने में ये एक खूबसूरत औरत रही होगी। जियांगचे को देखकर यू वेइवेई एक पल के लिए हैरान हुई और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वानर का क्लासमेट, प्लीज बैठो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? घर वाले क्या करते हैं? इतनी रात को वानर को घर क्यों छोड़ने आए हो? यू वेइवेई की नजर काफी तेज थी और वो एक बार में देखकर समझ गई कि जियांगचे किसी बड़े घर का लड़का है, इसलिए वो उससे बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। यू वेइवेई, क्या तुम इसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चेक कर रही हो? यू वानर ने अपने होंठ काटे, पर उस औरत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जियांगचे का चेहरा एकदम शांत था। यू वेइवेई, यू वानर की मां, या यूं कहें तो उसकी एडॉप्टिव मां। अपनी जवानी में वो एक क्लब में काम करती थी। एक दिन उसे सड़क किनारे कचरे के ढेर में एक नन्ही यू वानर मिली। क्योंकि यू वेइवेई उस वक्त अपनी फर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की क्षमता, खो चुकी थी, उसने उस लड़की को गोद ले लिया और फिर उसने पैसे कमाकर अपने बच्चे को पाला, यू वानर को बड़ा किया। उसके बाद उसने वो काम छोड़ दिया, क्योंकि यू वानर उसके लिए एक तरह की सैल्वेशन, मुक्ति थी। पर किस्मत ने उसके साथ बुरा खेल खेला और जल्द ही यू वेइवेई को यूरेमिया की बीमारी हो गई। शायद उसके पास अब सिर्फ 2-3 साल ही बचे थे। स्क्रिप्ट के मुताबिक प्रोटोगोनिस्ट लिन यू अपनी सुपर ह्यूमन मेडिकल स्किल्स से यू वेइवेई का यूरेमिया ठीक कर देता है और यू वॉनेर का दिल जीत लेता है। यू वेइवेई बहुत दुबली है, जैसे एक हल्की सी फूंक उसे उड़ा देगी। उसने यू वानेर पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और जियांगचे के साथ बातें करने और हंसने में मसरूफ रही। उसके सारे शब्द जियांगचे से जानकारी निकलवाने के लिए डिजाइन किए गए थे। जब उसे पता चला कि जियांगचे हांगझोउ के सबसे अमीर आदमी का बेटा है, तो वह दंग रह गई और फिर उसकी मुस्कान और भी चापलूसी भरी हो गई। यू वेइवे, क्या तुम? यू वानेर ने अपना पैर पटका। वह काफी चिढ़ चुकी थी। उसकी अपनी मां साफ तौर पर अपने लिए दामाद चुन रही थी और उसे यू वेइवे की ये लालच और स्नॉबिशनेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। वानेर, मुझे यंग मास्टर जियांग से बात करनी है। तुम पहले अंदर जाओ। यू वानेर गुस्से में भुनभुनाती हुई वहां से चली गई। यंग मास्टर जियांग, मेरी वानेर की पर्सनैलिटी असल में काफी अच्छी है। वो आमतौर पर ऐसी नहीं है। जियांग चे बस मुस्कुराया। प्लॉट को अच्छे से पढ़ने के बाद वह इस औरत की फितरत से काफी वाकिफ था। वानेर सच में बहुत क्यूट है। यू वेइवे की आंखें चमक उठीं। उम्मीद की किरण दिख गई थी। यंग मास्टर जियांग, भले ही हमारी वानेर एक गरीब बैकग्राउंड से आती है, पर वह बिल्कुल पाक, नेक और बहुत मासूम है। जियांग चे ने थोड़ी देर बातें की और फिर वहां से निकल गया। उसके जाते ही यू वानेर बेडरूम से बाहर निकल आई। यू वेइवे, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम मुझे कोई सौदा समझती हो? नन्ही लड़की ने सीधा उससे मुकाबला किया। उस औरत ने एक हिकारत भरी मुस्कान दी। यू वानेर, तुम तो काफी काबिल निकली। मैंने तुमसे कहा था कि किसी अमीर पति को फंसाओ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम सच में सबसे अमीर आदमी के बेटे को पकड़ लोगी। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जियांगचे के साथ जुड़ गई तो तुम्हारी आगे की जिंदगी ऐशो आराम और दौलत से भरी होगी। यू वानेर गुस्से से लाल हो गई। क्या तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? बोलते बोलते लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। ओह मेरी जान, शर्म की क्या कीमत है? वैसे भी इस यूरेमिया के साथ मेरे पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं, पर तुमने जियांगचे को फंसा लिया है। मैं तुम्हारे साथ कम से कम 2 साल तो खुशी से जी सकूंगी। औरत हल्का सा मुस्कुराई, लंगड़ाकर यू वानेर के पास आई और अपने हाथ से लड़की के आंसू पोंछे। देखो मेरी प्यारी वानेर कितनी सुंदर है, इतनी क्यूट। कोई भी मर्द तुम्हें रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। मुझे हाथ मत लगाओ। यू वानेर 2 कदम पीछे हट गई, पर उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। मैंने इतने पैसे खर्च करके तुम्हें शिलान हाई स्कूल भेजा, क्या इसलिए नहीं कि तुम किसी अमीर पति को ढूंढ सको? और तुम इसकी कदर भी नहीं करती। मैच्योर मर्दों के दिल जीतना मुश्किल होता है, पर स्कूल के लड़कों को उल्लू बनाना अभी भी आसान है। मैंने अपना सारा हुनर तुम्हें सिखा दिया है, तो एक मामूली लड़का तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, है ना? यू वेइवेई ने अपने बालों को गर्दन के पीछे किया और एक नरम मुस्कान दिखाई। भले ही वह औरत यूरेमिया से तड़प रही थी और बुरी दिख रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर उसकी जवानी का चार्म हल्का सा नजर आ रहा था। जियांगचे सच में बहुत बढ़िया है। भले ही वह आगे चलकर थोड़ा वुमनाइजर बन जाए, पर कम से कम वह तुम्हें धोखा नहीं देगा।
मैं आमतौर पर लोगों को परखने में बहुत अच्छी हूं। यू वॉनेर का नाजुक शरीर कांप उठा। ये उसकी मां थी। इस वजह से वह उससे नफरत करती थी। फिर भी वह उसके लिए बुरा महसूस किए बिना नहीं रह सकी, और वह उस टेढ़ी मेढ़ी मगर नरम मां की ममता के लिए तड़पती रही। जियांगचे बिल्कुल सही कह रहा है। वह एक नंबर की ग्रीन टी बिच है, इसमें कोई शक नहीं। यू वेइवेई ने एक हल्की आह भरी। यू वॉनेर का चेहरा प्यार से सहलाया और झुककर अपना माथा लड़की के माथे से टिकाया। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हर सुबह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा समय होता है, शरीर से गंदी ऊर्जा, टर्बिड करी निकालने के लिए, जिससे इंटरनल एनर्जी का सर्कुलेशन पहले से काफी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा, जहां तक वह जानता था, लिन यू हर सुबह 1 घंटे तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करता था। लेकिन जियांगचे को उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसे पिछले एक विलन सिलेक्शन के दौरान एक रिवॉर्ड मिला था, 10 साल की इंटरनल स्ट्रेंथ। एक ऐसे शख्स के लिए जो प्रैक्टिकली चीट कर रहा हो, क्या मुझे तुमसे बेहतर करने की जरूरत है? 10 years ऑफ इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करते ही एक पल में कहीं से एक ताकतवर शक्ति निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये धीरे धीरे उसके टॉर्सो से फैलने लगी। अरे बाप रे, कमाल है! जियांगचे की आंखों में खुशी चमक उठी। वह पहले डार्क फोर्स की शुरुआती स्टेज पर था, पर 10 साल की इंटरनल एनर्जी ने उसे सीधा डार्क फोर्स की मिडिल और लेट स्टेज पर पहुंचा दिया। जियांगचे को अब पूरा यकीन है कि वह लिनयू को उल्टा लटकाकर धो सकता है। मेरे हाथ नए हुनर आजमाने के लिए तड़प रहे हैं, पर सेफ्टी के लिए फिलहाल मुझे लिनयू से कोई बड़ा पंगा नहीं लेना चाहिए। आखिरकार लिनयू किस्मत का चुना हुआ हीरो है। क्या पता उसके पास कौन से छुपे हुए कार्ड्स हों। प्रोटैगोनिस्ट, क्या उसके लिए कुछ रियलम से आगे निकल जाना आसान नहीं होगा? स्कूल वापस आने के बाद लिनयू काफी लोकी हो गया था। वह पूरा दिन क्लासरूम के एक कोने में दुबका रहता, जैसे कुछ प्लान कर रहा हो। जियांगचे ने तब एक हल्का पीला जेट पेंडेंट बाहर निकाला, ये जानते हुए कि लिनयू जिल्लत झेलने के बाद इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह इस जेट पेंडेंट को चुराने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। चोरी का डर नहीं है, डर इस बात का है कि किसी की नजर उस पर है। तो जियांगचे ने बस एक नकली पेंडेंट बनवा लिया। क्या तुम इसे चुराना चाहते थे? मैं इसे बाहर निकालूंगा और तुम्हें चुराने का मौका दूंगा। अगर तुमने इसे चुराने की हिम्मत की तो मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगा। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही जियांगचे ने वो जेट पेंडेंट निकाला, लिन यू की नजर तुरंत उस पर टिक गई। लालच और जलन का एक मिश्रण, ये तो शुरू से उसका होना चाहिए था। पहाड़ से नीचे आने से पहले उसके मास्टर ने उसे वार्न किया था कि ये जेट पेंडेंट बहुत अहम है, क्योंकि इसमें उसके अतीत की जानकारी और एक शादी का एग्रीमेंट छुपा है। उसे अपने बैकग्राउंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे उस एंगेजमेंट में इंटरेस्ट था। कहा जाता है कि वह लड़की एक बहुत ही छुपे हुए प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार से आती है। आमतौर पर जो लड़कियां प्राचीन मार्शल आर्ट्स करती हैं, उनके शरीर की गंदगी निकल जाती है, तो उनका दिखना तो लाजमी तौर पर अच्छा ही होगा। ये इतना अट्रैक्टिव है कि तुम सुंदर लड़कियों को डेट भी कर सकते हो और एक ताकतवर फोर्स का सपोर्ट भी पा सकते हो। तो ये जेड पेंडेंट, उसे ये हर हाल में चाहिए था, पर जबरदस्ती लेना काम नहीं करेगा। हमें उन्हें दिमाग से जीतना होगा। पर पूरी सुबह इंतजार करने के बाद भी लिन्यू ने कोई मूव नहीं किया। लिन्यू स्कूल खत्म होने तक बस देखता रहा। जियांगचे कुदरती तौर पर जानता था कि लिन्यू क्या सोच रहा है। छुपकर देख रहे हो, हाँ? तो फिर मैं तुम्हें कुछ एक्साइटिंग दिखाता हूं। बोलते हुए जियांगचे अपनी सीट से उठा और धीरे से यू वानेर के पास गया। उस वक्त क्लासरूम में कोई और नहीं था और यू वानेर अभी भी अपना होमवर्क लिख रही थी। बेबी, एक किस दो। यू वानेर स्पीचलेस थी। उसने आसपास देखा और पाया कि क्लासरूम में कोई और स्टूडेंट नहीं था। एक किस के 200 लगेंगे। यू वानेर की आवाज काफी धीमी थी, पर कोने में बैठे लिन्यू ने इसे सुन लिया। ये क्या हो रहा है? इस लड़की ने क्या कहा? उसने कहा, एक किस के लिए 200 युआन काफी होंगे। जियांगचे ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। छोटी लालची। फिर उसने सीधा युवानेर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। युवानेर को इसकी आदत हो गई थी और उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ रिस्पॉन्ड भी किया। इस सीन ने छुप कर देख रहे लिन यू को पूरी तरह दंग कर दिया, और फिर उसकी आंखों में गुस्से और जलन की लहर दौड़ गई। उसकी नजर इस नन्ही लड़की पर थी। स्कूल के पहले दिन से जब उसने युवानेर को देखा था, उसने इस छोटी और प्यारी लड़की को अपनी औरत मान लिया था। पर अब वो मेरे सामने ही किस कर रहे हैं। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे धोखा दिया जा रहा हो। और जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा तड़पाया वो ये थी कि यू वॉनेर का 21 सिर्फ 200 युआन का था। लानत है, क्या तुम सच में इतनी गिरी हुई हो? ना चाहते हुए भी लिन यू ने चुपके से अपनी जेब टटोली। अपनी जेब में बचे हुए सिर्फ 50 युआन को देखकर लिन यू बिल्कुल टूट गया। उसके पास तो अब यू वॉनेर को किस करने का हक भी नहीं बचा था। ओके, हो गया तुम्हारा? कितना किस करोगे? यू वॉनेर ने जियांगचे को पीछे धकेला
उसका चेहरा शर्म से लाल था और आंखों में एक हल्की सी लाली छाई हुई थी। लिन्यू, जो क्लासरूम के कोने में बैठा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह ये देख ही नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को वह पसंद करता है, कोई और मर्द उसके सामने उसे किस करे। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। जियांगचे, अगर तुमने उसे फिर से बुली किया तो याद रखना, मैं टीचर को बता दूंगा। लिन यूं भी अब जियांगचे के तरीके सीखने लगा था। जब ताकत काम ना आए तो स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आह! युवानेर घबरा गई और डर के मारे जियांगचे की बाहों में छुप गई। यहां कोई है क्यों? क्या सारे स्टूडेंट्स चले नहीं गए थे? क्लासरूम में अभी भी लोग क्यों हैं? अगर यह बात बाहर निकल गई कि उसने और जियांगचे ने किस किया है, तो उसने जो अपनी शरीफ इमेज इतनी मेहनत से बनाई थी, वो एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। युवानेर की घबराहट देखकर लिनयू को और पक्का यकीन हो गया। उसने सोचा कि जियांगचे के पास पक्का युवानेर की कोई कमजोरी है, जिसकी वजह से उसके अंदर इंसाफ का भूत जाग उठा और उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। युवानेर, डर मत। मैं जानता हूं जियांगचे तुम्हें धमका रहा है। नन्ही लड़की तुरंत रोने लगी। बस रोती रही, बिना एक शब्द बोले। जैसा कि उम्मीद थी, लड़की को रोता देखकर लिन्यू अपने ख्यालों में और पक्का हो गया। रही बात उस 200 युआन वाले किस की बातचीत की, वो तो वह कब का भूल चुका था। लिन्यू ने अपनी मुट्ठियां भींची। वह पहले तो मारपीट करने वाला था, पर उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। अगर मैंने फिर से लड़ाई की तो पक्का स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा। वानेर, मैं अभी जाकर टीचर को लेकर आता हूं। लिन्यू के मुंह से अपना नाम वानेर सुनकर लड़की के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल नहीं। अगर तुमने टीचर को बताने की हिम्मत की तो मैं और याओ याओ फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। यूं वानेर अपने फायदे उठाना जानती थी और उसने साफ देख लिया था कि लिन यू उसे पसंद करता है। लिन यू, एक नया नया आया हुआ एक्सपर्ट, भला यू वार्नर जैसी हाई लेवल ग्रीन टी से कैसे जीत सकता था? बस एक सेंटेंस में उसने लिन यू को कुत्ते की तरह ट्रीट किया और उसका मजाक बना दिया। लिन यू को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई। तभी जियांगचे ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। टस्क टस्क टस्क। लिन यू, तुम्हारी एम्प्लॉयर मिस लिन बहुत दूर जा चुकी है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? जियांगचे की बात सुनकर लिन यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे कैसे पता चला कि मैं ये मेंग्याओ के बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा हूं? नहीं नहीं, शुरू से ही सब अजीब लग रहा था। जियांगचे उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसे मेरी सीक्रेट गुफा के बारे में कैसे पता चला? और उसने पहले ही वहां छेड़छाड़ कैसे की? वो रिव्यू मीटिंग वाला जिल्लत भरा किस्सा भी। और अब उसने मेरी असलियत भी बाहर निकाल दी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई बहुत बड़ा जाल उस पर गिरने वाला है। और अब उसे डर लगने लगा था। तुम हो कौन? ये सोचकर ही डर लगता है। पर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, एक फोन कॉल आई। लिन्यू ने फोन उठाया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था मेरी बेटी की हिफाजत करो। तुम क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से ये चांकोंग की आवाज इतनी तेज थी कि कान फट जाए। क्या हुआ? याओ याओ, वो मैंने तुमसे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने को कहा था और अब वो किडनैप हो गई है। क्या मैंने तुम्हें यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बुलाया है? लिन यूं घबरा गया और सारी साजिशों को भूल गया। वह तुरंत मुड़ा और वहां से निकल गया। लिन यू को जाते हुए देखकर जियांगचे के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। शुक्र है मेरी इंटरफेरेंस ने प्लॉट को ज्यादा खराब नहीं किया। अब प्लॉट चैप्टर 30 के आसपास पहुंच गया है, जहां ये ग्रुप की दुश्मन कंपनी ने ये मेंग्याओ को किडनैप कर लिया है, ताकि वो ये चांगकोंग से वो सीक्रेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन निकलवा सके जो वो डेवलप कर रहे हैं। ये ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है और एक प्रोडक्ट बनाने में ही बिलियंस का खर्च आता है। ये चांगकोंग के दुश्मन भी बहुत थे, इसलिए उसने ये मेंग्याओ की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रखा था। ओरिजिनल ड्रामा में लिन्यू ने सब दुश्मनों को धूल चटाई थी और ये मेंग्याओ को बचाया था, जिससे उस मगरूर लड़की का दिल पिघल गया था। पर फिलहाल लिन्यू, तुम मेरे लिए एक अच्छे वर्कर बनकर रहो। जियांगचे, सिस्टर याओ याओ को क्या हुआ? क्या वो सच में किडनैप हो गई हैं? यू वानेर की आंखें फैल गईं और वह काफी फिक्रमंद दिख रही थी। भले ही दोस्ती ऊपर ऊपर से लगे, पर कुछ फीलिंग्स तो असली होती ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारी शुगर डैडी किडनैप हो गई है और खतरे में है। जियांगचे ने एक शैतानी मुस्कान दी। उसे ये मेंग्याओ की सेफ्टी की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार वह हीरोइन है, उसे कुछ नहीं हो सकता। यू वानियर का चेहरा पीला पड़ गया। जल्दी पुलिस को फोन करो। उन्होंने पहले ही पुलिस को बता दिया होगा, वरना ये मेंग्याओ के बाप का फोन क्यों आता? तभी यू वानियर को कुछ अजीब लगा। अंकल, ये ने इसलिए यू को फोन क्यों किया? कौन सा बॉडीगार्ड? इसका क्या मतलब है? जियांगचे ने बेपरवाही से कहा। सीधी सी बात है, ये लिन्यू वही बॉडीगार्ड है जिसे ये मेंग्याओ के बाप ने उसकी हिफाजत के लिए रखा था, ताकि वो चुपके से उस पर नजर रख सके। ये लड़का ये बॉडीगार्ड बन सकता है? यू वानियर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था।
क्या बॉडीगार्ड बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स इतनी गिर गई हैं? इतना बड़ा उल्लू बॉडीगार्ड कैसे बन सकता है? कौन जाने। मैंने भी पहली बार इतना बेकार स्किल्स वाला बॉडीगार्ड देखा है। जियांगचे ने कंधे उचकाए। जियांगचे, सिस्टर याओ याओ का क्या होगा? किडनैपर्स बहुत खतरनाक होते हैं। यू वॉनियर परेशान होने लगी। अब हम क्या कर सकते हैं? बस इंतजार करो। मेरा और ये मेंग्याओ का अब कोई लेना देना नहीं है। पर तुम तो उसके पीछे पागल थे। और याओ याओ बहुत सुंदर भी तो है ना? उसकी सुंदरता से मुझे क्या? वो ना मुझे किस करने देती है ना हाथ लगाने देती है। अगर तुम किडनैप हुई होती तो शायद मैं तुम्हें बचाने जरूर जाता। अचानक जियांगचे ने एक मीठी बात कह दी। जियांगचे ऐसी मीठी बातें बोलने में माहिर था ताकि लड़कियों को उल्लू बना सके। उसे बस फिजिकल अट्रैक्शन से मतलब था, इमोशन से नहीं। तो दो चार मीठी बातें बोलने में उसका क्या जाता था? जैसा कि उम्मीद थी, युवानेर का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। हम्फ, तुम गंदे इंसान। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। असल में युवानेर बस पुलिस के साथ गई ताकि रिजल्ट्स का इंतजार कर सके। उस नन्ही लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्रिमिनल से भिड़ जाए। जियांगचे ने फिर से वक्त देखा। अब सही वक्त था। ये मेंग्याओ को शायद उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया गया होगा। ओरिजिनल प्लॉट के मुताबिक ये मेंग्याओ को नशा देकर एक पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया गया था। पुलिस को अभी तक लोकेशन नहीं मिली थी, पर लिन यू किस्मत का मारा सबसे पहले वहां पहुंचेगा। एक मर्द ने सारे किडनैपर्स को मारा और पुलिस सही वक्त पर पहुंची। बिल्कुल हीरो वाली एंट्री। डिंग। ये मेंग्याओ खतरे में है। होस्ट विलन सिलेक्शन ट्रिगर करता है। ऑप्शन 1, लिन यू से पहले ये मेंग्याओ को बचाओ। गुड गाय कार्ड मिलता है। ऑप्शन 2, शांत रहो और लिन यू को ये मेंग्याओ बचाते हुए देखो। लिन यू के लिए ये मेंग्याओ की फेवरेबिलिटी 1 बढ़ जाती है। ऑप्शन 3, चुपके से घुसो और सारा फायदा उठाओ। ये मेंग्याओ की फेवरेबिलिटी 10 तक बढ़ जाती है और तुम्हें डिवाइन स्किल मिलती है, माइंड रीडिंग। हे हे, एक और चॉइस ट्रिगर हो गई। उफ, मुझे लगता है मुझे आंखें बंद करके ऑप्शन 3 ही चुन लेना चाहिए। जियांगचे ने बेबस होकर अपना सिर पकड़ा। क्या चुनने की जरूरत भी थी? जैसे कि प्लॉट से पता चलता है, जिन लोगों ने ये मेंग्याओ को किडनैप किया था वो आर्म्ड, हथियारों से लैस थे। और लिन यू का उसे बचाना एक पायरिक विक्ट्री थी, यानी ऐसी जीत जिसमें खुद का बहुत बड़ा नुकसान हो, क्योंकि उसके कंधे पर गोली लग गई थी। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में जियांगचे अपनी जान जोखिम में डालकर ये मेंग्याओ को बचाने तो हरगिज नहीं जाएगा। इसलिए लिन यू का कैनन फॉडर, कुर्बानी का बकरा बनना तय था। लेकिन ऑप्शन 3 का रिवॉर्ड देखकर जियांगचे की आंखें चमक उठी। हर माइंड रीडिंग। ये एक गॉड टियर स्किल है। जब तुम किसी औरत के करीब होगे तो तुम उसके दिमाग की बातें सुन सकोगे। इसकी रेंज 50 मीटर्स है और लड़कियां पटाने के लिए ये एक लाजवाब स्किल है। ठीक है, ठीक है। जियांगचे ने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। ये तो काफी बढ़िया स्किल है। जियांगचे ने वक्त देखा और उसे लगा कि अब सही टाइम हो गया है। स्क्रिप्ट पढ़ने की वजह से उसे पहले से पता था कि किडनैपर्स कहां हैं। न्यू टाउन पैरिश की एक अधूरी बनी बिल्डिंग, अनफिनिश्ड बिल्डिंग में। यहां तक कि उसे बिल्डिंग नंबर और फ्लोर तक का पता था। उस अनफिनिश्ड बिल्डिंग के एक फ्लोर पर। ब्रदर दाओ, ये चांगोंग हमें जवाब क्यों नहीं दे रहा? आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। एक नाटे और मोटे आदमी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। वहां 4 किडनैपर्स थे, जिनका लीडर एक स्कार फेस्ड, चेहरे पर चोट का निशान आदमी था, जो दिखने में काफी भयानक था और साफ लग रहा था कि उसने कई खून किए हैं। जमीन पर सिगरेट के टुकड़े बिखरे हुए थे। इन लोगों ने पक्का ढेरों सिगरेट्स फूंकी थीं। बीच में रखे सोफा पर यह मेंग्याओ लेटी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अभी भी बेहोश थी। दाऊंगे थोड़ी देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, एम्प्लॉयर को ये चांगोंग के प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। जैसे ही वो हमें डिटेल्स देगा, हम उसे तुरंत छोड़ देंगे। क्या वो कमीना वक्त बर्बाद कर रहा है? पुलिस के आने का इंतजार कर रहा है क्या? ब्रदर दाऊ ने नफरत से कहा, पुलिस इतनी जल्दी हमें नहीं ढूंढ पाएगी। मैंने जानबूझकर सारे सर्विलांस कैमरे अवॉइड किए हैं। अगर हालात बिगड़े तो हम इस औरत को हॉस्टेज, यगमाल बनाकर ले जाएंगे। इन बातों ने बाकी लोगों का ध्यान बेहोश ये मेंग्याओ की तरफ खींच लिया। खास करके वो मोटा आदमी अपनी लार टपका रहा था। ये मिस, ये तो कमाल की चीज है। इसकी स्किन इतनी नरम है जैसे अभी पानी निकल आएगा। ब्रदर दाऊ, क्यों ना पहले थोड़ा मजा कर लिया जाए? मोटा आदमी लालच से पागल हो रहा था। किडनैपिंग इतनी जल्दी में हुई थी कि उसे बस नशा देकर बोरे में भर दिया गया था। उसे हाथ लगाने का मौका ही नहीं मिला। भाड़ में जाओ, मैं ये फैमिली से दुश्मनी इतनी आगे नहीं बढ़ाना चाहता। दाऊ के गुस्से में चिल्लाया। अगर हम बेटी को किडनैप करते हैं तो पैसे लेकर कुछ वक्त छुप सकते हैं और देश छोड़ सकते हैं, पर अगर ये मेंग्याओ को कुछ हो गया तो बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये चांगकोंग की ये एक ही लाडली बेटी है। अगर वो पागल हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ब्रदर दाऊ ने सख्ती से कहा, एक बार ये डील खत्म हो जाए, क्लाइंट हमें 20 मिलियन का कमीशन देगा। फिर जितनी चाहे सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। अभी सब अपनी हवस पर काबू रखो।
इन बातों ने बाकी सबका दिमाग ठिकाने लगा दिया। फिर वो इंतजार करने लगे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि सामने वाली बिल्डिंग पर एक शख्स बैठा उन्हें देख रहा है। जियांगचे रूफटॉप पर बैठा था। उसकी टांगें बाहर लटक रही थीं। वो मजे से सिगरेट पी रहा था और उसके दाएं हाथ में एक ईंट, ब्रिक, थी। कितना बड़ा उल्लू है! इस कुत्ते जैसा ऑथर ने रीडर्स को खुश रखने के लिए जबरदस्ती प्लॉट डाला है। वो काफी देर पहले ही यहां पहुंच गया था और ब्रदर दाओ की बातें सुनकर मन ही मन हंस रहा था। अगर मैं किडनैपर होता तो कब का हर तरफ से अटैक कर देता और मौके का फायदा उठा लेता। ये लोग हवस से भरे पर अंदर से फट्टू किडनैपिंग करने चले हैं। उसने ध्यान दिया कि किडनैपर्स वहीं सिगरेट पी रहे थे जो वो पी रहा था। हुआ जी, जियांगचे ने अपने हाथ की सिगरेट देखी। लानत है, ये कौन सा ब्रांड है? मेरे जैसी सिगरेट पी रहे हैं। किस्मत ही खराब है। एक और सिगरेट खत्म हो गई। आखिरकार प्रोटैगोनिस्ट लिन्यू देरी से पहुंच ही गया। लिन्यू ने वो अनफिनिश्ड बिल्डिंग ढूंढ ली जिसे पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी। मानना पड़ेगा, मेन कैरेक्टर का नसीब बहुत बढ़िया होता है। लिन्यू इस बार थोड़ा चालाक निकला। जब उसने देखा कि ये मेंग्याओ बंधी हुई है, वो तुरंत बाहर नहीं कूदा, बल्कि इंतजार करने लगा। ये मेंग्याओ बेहोश क्यों है? लिन्यू ने माथे पर बल डाला। अगर वो बेहोश है तो मैं अपनी ताकत दिखाकर किसे इंप्रेस करूंगा? हीरो सेव्स द डैमसेल वाला सीन पुराना जरूर है, पर हर जमाने में काम करता है। साला, लिन्यू कितना चालाक है! क्या वो ये मेंग्याओ के होश में आने का इंतजार कर रहा है ताकि वो अपनी हीरोगिरी दिखा सके? लेकिन जियांगचे को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि लिन्यू जल्द ही अपना सब्र खो देगा। तुम लोग यहीं रुको और नजर रखो, मैं जरा हल्के होकर आता हूं। ब्रदर दाओ ने अपना पेट पकड़ा और जाने लगा। हे, ब्रदर दाओ, जरा धीरे, मोटे ने चापलूसी करते हुए कहा। तुम सब तमीज में रहना, कुछ भी हो जाए इस औरत को हाथ मत लगाना। हमें पता है आप क्या कह रहे हैं, हम हरगिज हाथ नहीं लगाएंगे। ब्रदर दाओ और ज्यादा रोक नहीं सका और तुरंत निकल गया। जैसे ही उसने कंफर्म किया कि ब्रदर दाओ चला गया है, मोटे ने एक गंदी मुस्कुराहट दी और बाकी दोनों को इशारा किया। वो तीनों धीरे धीरे बेहोश ये मेंग्याओ की तरफ बढ़ने लगे। सुंदर लड़की, तुम्हारा थरकी भाई आ रहा है। लिन यू से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस लड़की को वो चाहता है, उसे कोई घटिया लोग उसके सामने गंदा करें, वो ये कैसे सह सकता था? वो बाहर निकल आया। उसे छोड़ दो। लिन यू इंटरनल एनर्जी का मास्टर होने के नाते बहुत ताकतवर और तेज था। अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए वो पलक झपकते ही उनके सामने पहुंच गया और मोटे के चेहरे पर एक मुक्का मारा। उस मुक्के में इतनी हिडन फोर्स थी कि मोटे का चेहरा बिगड़ गया और उसके 5-6 दांत बाहर आ गिरे। वो जमीन पर गिरकर खून की उल्टियां करने लगा। साफ था कि उसका काम तमाम होने वाला था। फैटी! बाकी दोनों हैरान रह गए। उन्होंने जमीन से लोहे की रॉड्स उठाई और आगे बढ़े। लिन्यू ने अपनी ताकत इकट्ठी की। वो उन रॉड्स का सामना करने के लिए तैयार था। उसके दिमाग ने तुरंत कई तरीके सोचे। एक मामूली लोहे की रॉड, क्या ये मेरे जैसे मास्टर को चोट पहुंचा सकती है? मैं इसे डॉज बच कर लूंगा। नहीं नहीं, ये मेंग्याओ अभी बेहोश है। अगर मैं हीरोगिरी दिखाऊंगा तो कोई देखने वाला नहीं है, पर अगर मैं बुरी तरह जख्मी हो गया तो जब याओ याओ होश में आएगी और मुझे अपनी जान पर खेलते हुए देखेगी तो उसे मुझसे पक्का प्यार हो जाएगा। लिन्यू का दिमाग सीपीयू जैसे फटने वाला था, पर आखिरकार उसने फैसला ले ही लिया। मैं ये दोनों रॉड्स अपने शरीर पर झेलूंगा। बैंग बैंग! आ! लिन्यू दर्द से कराह उठा। उन 2 झटकों ने उसे उसकी नानी याद दिला दी। भले ही लिन्यू की हालत बुरी लग रही थी, पर उसमें अभी भी लड़ने की ताकत थी। उसने फिर से हमला किया और बाकी दोनों को भी ढेर कर दिया। हे, तुम निठल्ले लोग! तुम्हें मौका मिले तब भी तुम किसी काम के नहीं हो। लिन्यू ने खून भरी थूक फेंकी, अपना मुंह पहुंचा और एक हीरो वाली वाइब देने लगा। याओ याओ! लिन्यू ने चेक करने की कोशिश की कि ये मेंग्याओ को चोट तो नहीं लगी, पर अचानक उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। बैंग! एक धमाके जैसी गोली की आवाज गूंजी। ये भी सही नहीं है। सामने वाली बिल्डिंग में बैठे जियांगचे ने यह पूरा तमाशा अपनी आंखों से देखा और मन ही मन कूदने लगा। ये लिन यूं भी किसी काम का नहीं है। उसे बस हीरोगिरी दिखाने में इंटरेस्ट है। कोई इतनी गजब की एक्टिंग कैसे कर सकता है? एक गोली सीधा लिन यू के कंधे पर लगी। खून का फव्वारा छूटा और लिन यू पूरी तरह सुन्न हो गया। इस वक्त ब्रदर दाओ हाथ में पिस्टल लिए लिन यू को घूर रहा था। हे, एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स मास्टर! दाओगे के चेहरे पर तंज था। इस दुनिया में एंशिएंट मार्शल आर्ट्स कोई बहुत बड़ा राज नहीं था। लिन्यू ने अपना सीना पकड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझसे गलती हो गई। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। अगर मैंने वो 2 रॉड्स अपने शरीर पर ना झेली होती तो मैं अपनी स्पीड से गोली डॉज कर सकता था। तुम कौन हो? ये मेंग्याओ को अभी छोड़ दो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। हे, इसके बाद का हिस्सा काफी बोरिंग था। दोनों ने एक दूसरे को ताने मारे और विलेन ब्रदर दाओ अपनी पिस्टल के दम पर
लिन यू को तुच्छ समझने लगा। नतीजा वही हुआ, विलेन ज्यादा बोलने की वजह से मारा गया। और लिन यू ने कुछ ऐसा कहा, मुझे शर्त मंजूर है कि तुम्हारी गन खाली है। और फिर हैरतअंगेज तौर पर ब्रदर दाओ की गन सच में खाली निकली। लिन यू ने मौका पकड़ उसे पकड़ लिया, पर पता चला कि ब्रदर दाओ भी इंटरनल स्ट्रेंथ की शुरुआती स्टेज का मास्टर था। दोनों के बीच फिर से भिड़ंत हुई और लिन यू ने आखिरकार अपने प्रोटैगोनिस्ट हेलो की वजह से एक मुश्किल जीत हासिल की। ये ट्विस्ट्स और टर्न्स देखने में काफी मजा आ रहा था। जियांगचे का तो मन कर रहा था कि कहीं से नमकीन बिस्किट्स मिल जाएं तो बात बन जाए। कफ कफ, याओ 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 याओ। लिन्यू लंगड़ाकर सोफा की तरफ बढ़ा। इस वक्त लिन्यू को खुद पर तरस आ रहा था, यह सोचकर कि उसने ये मेंग्याओ को बचाने के लिए कितनी गहरी चोटें खाई हैं। जब वो होश में आएगी तो कितनी इमोशनल हो जाएगी, है ना? पक्का जब तक याओ याओ उसके प्यार में फंसती है, उसके शरीर का हर जख्म कबूल है। यह सोचते ही लिन्यू ने खून की उल्टी की, जिससे वो और भी बेचारा लगने लगा। अभी वो ख्यालों में खोया ही था कि जल्द ही सुंदरी का दिल जीत लेगा। बैंग! एक भारी आवाज आई और लिन यू को अपने सर के पिछले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। सब कुछ धुंधला हो गया और वो ढेर हो गया। बेहोश होने से पहले उसके होंठ थोड़े हिले, जैसे कह रहे हो कोई छठा सिक्स्थ बंदा भी है। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। जियांगचे ने अपने हाथ में आइंट ब्रिक को तोला। आखिर में ईंट ही काम आती है, कन्फ्यूशियस ने कहा था। ईंट से लड़ो, सर पर मारो, जोर से मारो। अगर निशाना चूक जाए तो फिर मारो, पहले दाएं हाथ से फिर बाएं से। अगर ईंट टूट जाए तो जूते से मारो। जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक मत रुको। सेफ्टी के लिए उसने जमीन पर पड़े लिन यू के सर पर एक बार और ईंट मार दी। लिन यू का शरीर थोड़ा थरथराया और फिर वो बिल्कुल शांत हो गया। वो मर तो नहीं सकता, किस्मत का मारा हीरो इतनी आसानी से थोड़ी ना जाएगा। जियांगचे ने अपनी कलाइयां घुमाई, बाकी किडनैपर्स के पास गया और चेक किया कि कोई जिंदा तो नहीं है। वाह! मोटा आदमी जो बेहोश था होश में आया और जियांगचे को खौफ से देखने लगा। उसने आंख खोलते ही देखा कि यह जवान लड़का ईंट से किसी का कत्ल कर रहा है। चुप कर, यह मेंग्याओ अभी होश में आने वाली है। किसी भी गवाह को छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। बस एक पाम स्ट्राइक और उसकी सांस की नली टूट गई और जल्द ही वो मोटू स्वर्ग से धार गया। दुश्मनों का काम तमाम करने के बाद जियांगचे ने एक रस्सी ली और लिन यू को छत से उल्टा लटका दिया। जैसे ही सब तैयार हुआ, नीचे से पुलिस की गाड़ियों के सायरन्स की आवाज आने लगी। जियांगचे हल्का सा मुस्कुराया। टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। अगली ही सेकंड उसके हाथ की ईंट गायब हो गई और उसके जेड पेंडेंट स्पेस में स्टोर हो गई। वो भला अपना वेपन वहां कैसे छोड़ सकता था? जियांगचे ने थोड़ा सा खून अपने ऊपर भी लगा लिया। अब सीन एकदम साफ था। लिन्यू ने यह मेंग्याओ को बचाने की कोशिश की, पर दुश्मनों से हार गया और लटका दिया गया। फिर जियांगचे आया, गुंडों से लड़ा और यह मेंग्याओ को सही सलामत बचा लिया। गहरी नींद में सोई ये मेंग्याओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरों के सामने जियांगचे की पीठ थी। ये मेंग्याओ ने सर दर्द बर्दाश्त किया और अपने हाथों के दम पर उठने की कोशिश की। आसपास देखकर वो इतनी समझदार तो थी ही कि समझ जाए उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस इतना याद था कि स्कूल गेट से निकलते ही किसी ने पीछे से उसका मुंह बंद किया था और फिर वो बेहोश हो गई। किडनैपिंग हुई है, जमीन पर लोग पड़े हैं। क्या इस शख्स ने मुझे बचाया? ये पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? धीरे धीरे ये धुंधली तस्वीर उसके दिल में बसी तस्वीर से मिलने लगी। जियांगचे, क्या ये तुम हो? क्या तुमने मुझे बचाया? इस वक्त जियांगचे ने धीरे से अपना सर घुमाया। उसकी नजरें एकदम शांत और थोड़ी ठंडी थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मेंग्याओ जो ख्याली पुलाव बनाने में माहिर थी, उसने पहले ही वजह सोच ली। मुझे बचाने के लिए वो अकेला मौत के कुएं में कूद गया, इतने गुंडों से लड़ा। एक पल में उसकी आंख से आंसू निकल गया। जियांगचे, तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो ना? है, ये सब बस जियांग और ये परिवार के रिश्तों को बचाने के लिए था। वैसे भी अगर कोई आम क्लासमेट भी खतरे में होता तो मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ता। जियांगचे की रुखी बातों ने ये मेंग्याओ को और रुला दिया। मैं नहीं मानती, तुम पक्का मुझे अब भी चाहते हो? ये कहते ही ये मेंग्याओ ने पीछे से जियांगचे को गले लगा लिया। आंसुओं ने जियांगचे की पतली शर्ट भिगो दी। ये मेंग्याओ खुद हैरान थी। उसकी मर्दों से होने वाली नफरत, मिसोजनी, ठीक हो गई। हैरत की बात थी कि उसे जियांगचे के करीब होने से कोई चिढ़ नहीं हो रही थी। ये एहसास होते ही ये मेंग्याओ बहुत खुश हुई, पर वो कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो गई। जियांगचे जानता था कि इस वक्त उसे अलूफ, बेरुख दिखना है। अगर इस मगरूर लड़की को काबू में करना है तो थोड़ी दूरी बनाए रखना जरूरी है। मिस, ये पुलिस आ रही है। मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई फालतू की गलतफहमी हो। जियांगचे ने बेरुखी दिखाते हुए ये मेंग्याओ की पकड़ से निकलने की कोशिश की, पर उसने छोड़ने से मना कर दिया।
जल्द ही पुलिस एक एक करके ऊपर पहुंच गई। सब दंग रह गए। ये मेंग्याओ को सही सलामत देखकर ये चांगकोंग और उनकी पत्नी के चेहरे पर सुकून आया, खास करके लिन शुए, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा था। युवानेर, जो पुलिस के साथ आई थी, भागकर वहां पहुंची। ये मेंग्याओ को जियांगचे के गले लगते देख वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसके दिल में एक अजीब सी जलन, सॉर फीलिंग महसूस हुई। पर यह बस एक पल के लिए था। युवानेर को खुद भी एहसास नहीं हुआ। तभी जियांगचे ने जबरदस्ती ये मेंग्याओ का हाथ हटाया। मैंने अपना काम कर दिया है, अब बाकी तुम लोग खुद ही सोच लो क्या हुआ होगा। सीन इतना साफ था कि कोई भी बता देता कि जियांगचे ने ही ये मेंग्याओ को बचाया है। रही बात छत से लटके लिन्यू की, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बस एक भले पुलिस वाले ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे लेकर चले गए। याओ याओ, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सिस्टर याओ याओ, मैं बहुत फिक्रमंद थी। युवानेर ने यह मेंग्याओ को गले लगाया और रोने लगी, भले ही वो असली आंसू हो या नाटक। मैं ठीक हूं, जियांगचे ने मुझे बचाया। ये मेंग्याओ ने अपने होंठ काटे। उसकी नाजुक उंगली जियांगचे की तरफ इशारा कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म थी, हल्की सी। सीन में सबकी आंखें जियांगचे पर टिक गई थीं। ये चांगकोंग और उनकी वाइफ के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। शियाओचे, शियाओचे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिन शुए भागते हुए जियांगचे के पास आई, उसका हाथ जोर से पकड़ा और उनकी आंखें एहसानमंदी, ग्रेटिट्यूड से भरी हुई थीं। हालांकि लिन शुए ने यह मेंग्याओ को जन्म दिया था, लेकिन वो अब भी काफी यंग लगती थी, बिल्कुल अपनी एडॉप्टिव मदर की तरह, एक टिपिकल रिच लेडी। जियांगचे ने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसी कई अमीर औरतों को अपनी बातों से फंसाया था, लेकिन रीबर्थ के बाद उसने अपनी गलतियों पर गौर किया और डिसाइड किया कि वो अब काओ काओ जैसा गद्दार नहीं बनेगा। ठीक है, मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान को भी ऐसे ही बचाता। जियांगचे का एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड था, जैसे वो लोगों से दूरी बना रहा हो। लिन शुए ने मायूसी से आह भरी, पहले अपनी बेटी को देखा और फिर जियांगचे को। बेटी, मॉम तुम्हारी एक बार फिर मदद करेगी। शियाओचे, हमारी याओ याओ को एक्चुअली उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने थोड़ा बिगाड़ दिया है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। मैंने ही उसे कॉलेज से पहले डेटिंग के लिए मना किया था। अपने ममता भरे प्यार की वजह से वो हर चीज का इल्जाम अपने सर लेने को तैयार थी। ये मेंग्याओ ने अपनी मां को एक थैंकफुल नजर से देखा। ये चांगकोंग की नजर भी जियांगचे पर काफी कॉम्प्लेक्स थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांगचे ही उनकी प्यारी बेटी को बचाने वाला निकलेगा। शियाओचे, हमारी ये फैमिली पक्का 2-3 दिन में तुमसे मिलने और थैंक यू कहने आएगी। ये चांगकोंग को भी पता था कि जियांगचे के दिल में उनकी बेटी के लिए अभी भी कुरेद, रिसेंटमेंट है, और वो ये भी देख सकते थे कि उनकी बेटी के दिल में जियांगचे के लिए फीलिंग्स हैं। हनी, तुम पहले याओ याओ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। शियाओचे और मैं यहां रुकते हैं। ये चांगकोंग ने अपनी वाइफ और बेटी को तसल्ली दी और फिर जियांगचे के साइड में आ गए। कई पुलिस ऑफिसर्स फैटी, ब्रदर दाओ और बाकियों के पास गुस्से में बैठे थे। आखिरकार यहां लोग मरे गए थे। 4 लोग एक साथ खत्म हुए थे और उनमें से एक के पास तो गन भी थी। तभी एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आया। हैं? जियांगचे, तुम यहां क्या कर रहे हो? वांग यानरान जियांगचे को देखकर थोड़ा शॉक हो गई और उसके गाल हल्के से लाल हो गए। ओ, सिस्टर यानरान, जियांगचे मुस्कुराया। वांग यानरान ने आज पुलिस यूनिफॉर्म पहनी थी। बाल एकदम नीट बंधे हुए थे और वो काफी डैशिंग लग रही थी। उसके मैग्निफिसेंट कर्व्स को पुलिस यूनिफॉर्म भी नहीं छुपा पा रही थी। क्या, सिस्टर यानरान? ये मेंग्याओ ने दबी आवाज में कहा। उसे काफी जलन, जेलसी फील हो रही थी। उसने उस बस्ती औरत को तुरंत पहचान लिया। ये वही थी जो कार में जियांगचे को पैशनेटली किस कर रही थी। ये एक पुलिस ऑफिसर है और जियांगचे के इतने करीब है। इस बात ने ये मेंग्याओ की जलन को पूरी तरह भड़का दिया। बेटी, चलो। लिन शुई अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी और वो बस ये मेंग्याओ को वहां से खींच कर ले गई। युवानेर भी वहां नहीं रुकी और हॉस्पिटल चली गई। जाते जाते उसने वांग यानरान को देखा और फिर अपने फ्लैट ब्रेस्ट्स की तरफ देखकर गुस्से में आ गई। उसे बड़े ब्रेस्ट्स वाली औरतों से नफरत थी। क्या ये सब तुमने किया है? वांग यानरान ने तेवर चढ़ाकर जियांगचे से पूछा। हम? क्यों, क्या हुआ? हे, तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? तुमने 4 वेल ट्रेन किडनैपर्स को अपने खाली हाथों से मार दिया, जबकि एक के पास हैंडगन थी। वांग यानरान को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। जियांगचे ने एक ठंडी सांस भरी। उसे लगा कि जब तक वो अपना दम नहीं दिखाएगा, ये लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। उसने सीधा अपने पास वाले पत्थर के पिलर पर एक पंच मारा। बैंग! एक भारी आवाज आई। कंक्रीट के उस पिलर में मुट्ठी जितना गहरा गड्ढा, डेंट, पड़ गया और पूरे पिलर पर स्पाइडरवेब जैसे क्रैक्स आ गए। इस पंच ने सबको हैरान कर दिया। एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर? जियांगचे, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। इस दुनिया में एंशिएंट मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स कोई बहुत मिस्टीरियस लोग नहीं थे, पर कई लोग इस नाम पर धोखाधड़ी करते थे। वांग यानरान बहुत क्यूरियस थी कि जियांगचे मार्शल आर्टिस्ट कब बना, पर उसने अपनी क्यूरियोसिटी को दबा दिया।
उसके एक्सप्रेशंस फिर से अलूफ हो गए। अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट हो तो फिर बात समझ आती है, पर फिर भी मौत तो हुई है। जियांगचे, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने के लिए। जियांगचे बिल्कुल नहीं डरा। उसने सीन पहले ही क्लीन कर दिया था, और ये मेंग्याओ की गवाही के साथ अगर लिन यू होश में आ भी गया तो वो कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जियांगचे काफी कैल्म था। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर वांग लायुन ने खुद उसका स्वागत किया। हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांगचे अचानक एक हीरो बन जाएगा। जब से जियांग फैमिली से वो उस रात निकला था, वांग लायुन को जियांगचे काफी पसंद आने लगा था। अब इस हीरोइक काम के बाद वो उसके लिए एक परफेक्ट दामाद, सन इन लॉ कैंडिडेट था। बातों के बाद वांग यानरान वहां आई। रिपोर्ट आ गई है जियांगचे, तुम थोड़ी देर में जा सकते हो। वांग यानरान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा लिटिल परवर्ट सच में हीरो बनकर किसी लड़की को बचाएगा। तुम्हारी नजर उस लड़की पर है ना? टच, ये मेंग्याओ का फिगर रानरान के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जब कोई आसपास नहीं था, जियांगचे का असली रूप बाहर आ गया और उसने एक थरकी परवर्टेड स्माइल दी। ये क्या कर रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, मेरे डैड अभी बाहर ही हैं। वांग यानरान की आंखें ठंडी हो गईं और उसने जियांगचे को घूरा। जियांगचे ने हल्की सी आह भरी, जैसे वो थोड़ा दुखी हो। मैं बहुत डर गया था जब मैं उन गुंडों से लड़ रहा था। उनके पास गन्स थी। अगर मुझसे जरा सी भी गलती होती तो मैं शायद मर गया होता। सिस्टर, क्या तुम्हें मुझे हक नहीं करना चाहिए? किस करना चाहिए? मेरे नाजुक दिल को सुकून, कंफर्ट देना चाहिए। पहले तो वांग यानरान को उस पर थोड़ा तरस आया, पर दूसरी बात सुनते ही वो दंग रह गई। वही पुरानी बात, एक परवर्ट की फितरत कभी नहीं बदलती। ठीक है, एक हक ले लो। वांग यानरान का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। उसकी नजरों में जियांगचे बस एक छोटा सा लड़का ही था, पर उसने एक थरकी की हिम्मत को कम समझा था। तुम, सिस्टर बोलो मत, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वांग यानरान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बदतमीज जियांगचे उसे पुलिस स्टेशन के अंदर ही दीवार से सटा देगा, पिन हर अगेंस्ट द वॉल। बदमाश! वांग यानरान का चेहरा लाल हो गया और उसने दांत पीसे, लेकिन जियांगचे को जाते हुए देखकर उसने सबकॉन्शियसली उसे फिर से पुकारा। जियांगचे, ऐसे खतरनाक काम फिर से मत करना। इस बार तुम किस्मत वाले थे। भले ही तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, क्या तुम गोली बुलेट झेल पाओगे? उसकी जुबान कड़वी थी, पर दिल साफ था। जियांगचे मुस्कुराया, पीछे मुड़े बिना हाथ हिलाया और बोला, सिस्टर, अपने मुंह के कोने से लार ड्रूल पहुंच लेना। कमीने, मर जाओ। वांग यानरान के दिल में जो थोड़ी बहुत नरमी आई थी, वो पल भर में खत्म हो गई और वो बस उसे बद्दुआएं देने लगी। जब जियांगचे वापस गाड़ी में बैठा, उसकी हथेलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं, जैसे वो किसी चीज का साइज नाप रहा हो। ये तो हद है, बिल्कुल दम घुटने वाला, सफोकेटिंग। असली कातिल हथियार। ये काफी बाउंसी और इलास्टिक है। ये मेंग्याओ से तो 2 लेवल ऊपर। अब जियांगचे को ये मेंग्याओ के बारे में इतना कैसे पता? भाई, उसे बचाने के बाद वो उसका पूरा फायदा उठा चुका है। एक असली थरकी कभी मौका नहीं छोड़ता। वांग यानरान की फीलिंग्स उसके लिए अभी एम्बिग्यूअस स्टेट में है। जियांगचे के फ्लर्टिंग स्किल्स को देखते हुए उसे होम रन मारने में मुश्किल से 1 महीना लगेगा। लेकिन जियांगचे सीधा गेम नहीं खेलना चाहता था। उसे एक-एक कदम बढ़ाने में मजा आता था। अब लिन यू का वांग यानरान से कांटेक्ट करना नामुमकिन लग रहा है। इस बंदे ने स्टार्टिंग की सारी अपॉर्चुनिटीज खुद ही छीन ली हैं। ऊपर से इतने बड़े कांड के बाद क्या ये चांगकोंग लिन यू को छोड़ेगा? अब वो शिलान मिडिल स्कूल में टिक पाएगा या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने विलेन सिलेक्शन पूरा कर लिया है और आपको मिला है गॉड लेवल स्किल, माइंड रीडिंग। जियांगचे मुस्कुराया। एक और अच्छी चीज मिल गई थी। फ्यूजिंग स्किल्स अगले ही सेकंड जियांगचे को अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। अगर वो चाहे तो वो 50 मीटर्स के दायरे में मौजूद किसी भी औरत के मन की बात सुन सकता था, लेकिन मर्दों की वो नहीं सुन सकता था, वरना इसे टेलीपैथी थोड़ी ना कहते। जियांगचे ने कार की खिड़की नीचे की। वो लोग ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए थे। एक कन्वर्टेबल फेरारी उसके बगल में खड़ी थी। ड्राइवर एक सेक्सी औरत थी, जिसके बाल लाल रंग के थे। जियांगचे को देखकर उसने एक फ्लर्टेशियस सीटी बजाई। हेलो हैंडसम। जियांगचे ने चुपके से अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी एक्टिवेट की। टस्क टस्क टस्क, ये लड़का कितना हैंडसम है। मेरा दिल कर रहा है इसे पकड़कर बांध दूं, लेदर के हंटर से मारूं और स्टील वूल पैड से टॉर्चर करूं और इससे अपने पैरों की उंगलियां चटवाऊं। जियांगचे, ये तो डराने वाला है। ये तो मुझसे भी बड़ी परवट निकली। ये सच है कि जब औरतें एक्सेंट्रिक अजीब हो जाती हैं, तो मर्दों की बोलती बंद हो जाती है। हैंडसम यंग मैन, आज रात के बारे में क्या ख्याल है? अलविदा। जियांगचे ने एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से निकल गया। फिर उसने माइंड कंट्रोल को मैक्सिमम पर कर दिया। सीरियसली, तुम इतना सा काम ढंग से नहीं कर सकते। ट्रैफिक लाइट टर्न होने तक तुम मर गए।
अगर इतना ही है तो मैं अभी बस से उतर सकती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं घर जाकर खाना कब खाऊंगा? हे भगवान, मेरे सामने मैबैक है। मुझे इससे दूर रहना चाहिए। अगर मैंने इससे टक्कर मार दी तो खुद को बेचकर भी इसका हर्जाना नहीं भर पाऊंगी। हम्फ, ये गरीब सिम्प को लगता है ये मेरा पीछा कर सकता है। गैंग रेप में भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। इतने सारे अजीबो गरीब ख्याल जियांगचे के दिमाग में धंधली मचा रहे थे। उसने तुरंत टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बंद कर दी। इस वक्त ये फैमिली में, ये मेंग्याओ का हॉस्पिटल में चेकअप हुआ और वो बिल्कुल ठीक थी। इससे सबने चैन की सांस ली। ये फैमिली के डिनर टेबल पर माहौल थोड़ा अजीब था। याओ याओ, जियांगचे के लिए तुम्हारी फीलिंग्स कैसी हैं? ये चांगकोंग पहले बोले। उनका जियांगचे के बारे में पुराना इंप्रेशन बस एक बिगड़े हुए अमीर बाप की औलाद जैसा था। माना कि उनका और जियांगचे का खानदान बराबरी का था, पर वो अपनी बेटी के लिए बहुत डोटिंग फादर थे और उन्हें लगता था कि कोई भी उनकी बेटी के लायक नहीं है। पर अब जियांगचे के लिए उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। जियांगचे का नाम सुनते ही ये मेंग्याओ के गाल हल्के से लाल हो गए। मॉम और डैड, मुझे रियलाइज हुआ है कि मुझे उससे प्यार हो गया है, ये मेंग्याओ ने शर्माते हुए कहा। और मुझे उसका टच बिल्कुल बुरा नहीं लगता। लिन शुए, जो बगल में खड़ी थी, उन्होंने भी आह भरी। ये तो सच में मुश्किल होने वाला था। याओ याओ, तुमने जियांगचे को पहले इतनी बार रिजेक्ट किया है, शायद उसका दिल टूट गया हो। इसलिए मेरी जान, जियांगचे का दिल फिर से जीतना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। लिन शुए की बातों ने ये मेंग्याओ को अपने होंठ दबाने पर मजबूर कर दिया। इन दिनों वो ये बात कैसे नहीं जानती होगी? जियांगचे अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, तो मैं उसे वापस कैसे पाऊंगी? जियांगचे का फेवर पाना तो दूर की बात है। और फिर वो पुलिस वुमन वांग यानरान, वो उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभती थी। जब भी वो उस औरत के स्टनिंग फिगर के बारे में सोचती, उसे अपने आप में कमी महसूस होती थी। मेरी प्यारी बेटी, कहते हैं मर्द के लिए औरत को मनाना पहाड़ चढ़ने जैसा है, पर औरत के लिए मर्द को मनाना एक बारीक पर्दा हटाने जैसा है। जब तक तुम अपना ये घमंडी यंग लेडी वाला एटीट्यूड साइड में रखोगी, तुम पक्का जियांगचे का दिल जीत लोगी। तुम्हें क्या लगता है? अपनी मां की बात सुनकर ये मेंग्याओ का चेहरा और भी रिजोल्यूट, दृढ़ हो गया। मॉम सही कह रही थी। उसने हमेशा जियांगचे के सामने एक बिगड़ी हुई लड़की जैसा बिहेव किया था। उस लड़की ने अपनी मुट्ठी जोर से भींची, जैसे उसने कुछ ठान लिया हो। तभी एक फोन कॉल आया। हॉस्पिटल का फोन नंबर। ये चांगकोंग ने जब कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से जो बातें सुनी, उससे उनकी आंखें सिकुड़ गईं और गुस्से की झलक दिखी। ये कचरा खुद को एक्सपर्ट कहता है, मुझे लगता है ये बस एक कूड़ा है। ये चांगकोंग गुस्से में भड़क गए और गाली देने लगे। क्या हुआ हनी, बात क्या है? कुछ नहीं, मैंने पहले याओयाओ के लिए चुपके से एक बॉडीगार्ड रखा था, पर यह आदमी बिल्कुल निठल्ला निकला। उसे पता भी नहीं चला कि याओयाओ खतरे में है। वो पूरी तरह इनकम्पिटेंट था। जब वो वहां गया तो किडनैपर्स ने उसे ही पीट दिया। ये मेंग्याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। बॉडीगार्ड? डैड, आपने मेरे लिए बॉडीगार्ड कब रखा? मुझे पता क्यों नहीं चला? वो तुम्हारी क्लास का लिन्यू है। मैंने कुछ कनेक्शंस यूज करके उसे यहां बुलवाया था। सब कह रहे थे वो टॉप एक्सपर्ट है, जो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है, पर वो तो बिल्कुल वेस्ट निकला। सिर्फ मुसीबत खड़ी करता है और तुम्हें बचा भी नहीं पाया। क्या? लिन्यू? डैड, आपने उस लड़के को क्यों बुलाया? लिन्यू का नाम सुनते ही ये मेंग्याओ की आंखों में नफरत दिखी। साय, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। मैं कल ही लिन्यू को निकाल दूंगा। फायर। और जो लोग याओ याओ के किडनैपिंग के पीछे हैं, क्या उन्हें लगता है मैं कोई कमजोर आदमी हूं? ये चांगों की आंखों में एक बेरहम चमक दिखी। जो बड़े बॉसेस 100 बिलियन की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी खड़ी करते हैं, वो कमजोर नहीं होते। इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद वो बदला कैसे नहीं लेंगे? ठीक। जियांगचे को पता भी नहीं था कि ये मेंग्याओ उसे पाने की तैयारी कर रही है। अगर उसे पता चलता तो शायद वो बस मुस्कुरा देता। शुरुआत से लेकर अंत तक कमांड उसके हाथ में थी और जियांगचे ऐसी घमंडी लड़कियों से निपटने में बहुत माहिर था। पहले तूने मुझे इग्नोर किया, अब मैं तुम्हें पछतावे में डाल दूंगा। और जाहिर सी बात है, ये मेंग्याओ के दिल बदलने की मुख्य वजह यह है कि जियांगचे काफी हैंडसम है। घर पहुंचते ही जियांगचे को उसकी मां ने जोर से गले लगा लिया। जियांग यूनली और जियांग युआन कुदरती तौर पर जियांगचे के लिए बहुत परेशान थे, खासकर जियांग यूनली। उसने जियांगचे को गले लगाया और रोने लगी। वो 30 साल से ऊपर की हैं, पर दिखने में बिल्कुल किसी जवान लड़की जैसी लगती है। तुम मेरे अकेले प्यारे बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जियांगचे को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने अपना माथा पोंछा, एक बहाना बनाया और वहां से निकल लिया। ऐसी मां होना सच में यकीन के बाहर है। अगर उसे विलन का रोल नहीं मिला होता तो वो सोचता कि वो किसी कोरियन वेबटून का हीरो है जिसकी इतनी सुंदर मां है। अहेम, इंसान अजीब हो सकता है, पर वो अजीब पैदा नहीं होता। पता नहीं लिन्यू का क्या हाल है।
टाइम के हिसाब से अब तक तो उसे होश आ गया होगा, है ना? जियांगचे ने अपने आप से कहा। हॉस्पिटल में लिन यू को होश आ चुका था, चूंकि वो भी इस केस का एक हिस्सा था। दो पुलिस ऑफिसर्स उसके बेड के सामने बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि लिन यू जाग गया है, उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिए। लेकिन जो नतीजा निकला, उसने पुलिस वालों को हैरान कर दिया, क्योंकि लिन यू की कहानी जियांगचे की बातों से बिल्कुल अलग थी। हालांकि अपने सीनियर्स से सलाह लेने के बाद उन्होंने लिन यू की स्टेटमेंट को सीधा रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। मिस्टर लिन, आपकी बातें बहुत गोलमोल हैं और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने मिस ये को बचाया। जब हमारी पुलिस वहां पहुंची तो आप वहां गुंडों के हाथों लटके हुए हंगअप मिले थे। उन दोनों पुलिस वालों ने लिन यू को बड़ी ही नफरत से देखा। यह पहली बार नहीं था जब वो लिन यू से मिल रहे थे। वो पहले भी लड़ाई झगड़े के चक्कर में लॉकअप आ चुका था। मिस्टर लिन, हम समझते हैं कि आप उसे बचाने के लिए इतने बेताब थे कि आपने गोली तक खा ली, पर सच तो यह है कि आपने उसे नहीं बचाया। पुलिस वाले की यह बात सुनकर लिन यू गुस्से से बेहोश होते होते बचा। अगर मैंने नहीं बचाया तो किसने बचाया? मेरी हालत देखो, मुझे कितना पीटा गया है। लाओ लियू ने मेरे साथ धोखा किया है, वो भी इसमें शामिल था। रुको, ये मेंग्याओ को किसने बचाया? मुझे बताओ किसने बचाया? लिन यू का दिमाग, सीपीयू, अब चलने लगा था। उसे रियलाइज हुआ कि लाओ लियू पक्का पीछे से कोई साजिश रच रहा था और मेरी जगह वो हीरो बन गया। पुलिस ऑफिसर ने मायूसी से आह भरी। हमें दुख है, पर हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। वो दोनों पुलिस वाले चले गए और लिन यू बेड पर अकेला रह गया। कमीने, वो कौन सा गड्ढा था जिसने मुझ पर पीछे से हमला किया? धत्त तेरी की, मैंने 2 बार मार खाई, एक गोली झेली और मरते मरते बचा, और सारा क्रेडिट कोई और ले गया। उसने अभी एक सपना देखा था कि ये मेंग्याओ को पता चल गया है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया और वो उसके प्यार में पागल हो गई। वो एहसास बहुत ही सेटिस्फाइंग था। पर अब क्या? सब कुछ खो दिया और इतनी मार भी मुफ्त में खाई। मुझे बस पता चलने दो वो कौन है। जब वो गुस्से में था, तभी उसका फोन बजा। ये चांगकोंग? लिनयू को लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखी हो। उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन बदले में उसे गालियों और गुस्से का सामना करना पड़ा। मैंने तुम्हें याओ याओ की हिफाजत करने को कहा था। तुम क्या खाक कर रहे थे? तुम जैसे लोग खुद को एक्सपर्ट कहते हैं। लिनयू घबरा गया और बोला, अंकल, ये प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं सच में याओ याओ को बचाने गया था। तुम उसे याओ याओ बुला रहे हो? तुम उसे बचाने गए? तुम तो बस अपनी मौत बुलाने गए थे। अगर कोई और दिन होता और कोई लिन्यू से इस तरह बात करता तो वो उसे मजा चखाता, पर अब बात अलग थी। उसे ये चांगकोंग की बातें सहनी थी। अगर ये चांगकोंग ने उसे बॉडीगार्ड की नौकरी से निकाल दिया तो क्या उसकी लड़कियों को पटाने के सारे प्लान्स फ्लॉप नहीं हो जाएंगे? अंकल, ये मेरी बात सुनिए। असल में मैंने ही ये मेंग्याओ को बचाया था। बकवास बंद करो। साफ दिख रहा है कि जियांगचे ने उसे बचाया है। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं? कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई ऐसा गिरा हुआ इंसान नहीं चाहिए जो मेरी बेटी की हिफाजत करे। और उसने फोन काट दिया। लिन्यू पूरी तरह सुन्न हो गया। कमीने, फिर से जियांगचे। किडनैपर्स को हराने के बाद वो जो छठा बंदा, सिक्स्थ ब्रदर था जिसने उस पर हमला किया, वो जियांगचे ही था। उसने इतनी बेशर्मी से मेरी जगह ले ली और ये मेंग्याओ का हीरो बन गया। ये सोचकर कि उसने इतनी कुर्बानी दी और उसका फायदा जियांगचे उठा रहा है, उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। पर अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो अभी अभी स्कूल में सेट हुआ था और शिलान मिडिल स्कूल की सुंदर लड़कियों को ठीक से देख भी नहीं पाया था। ऊपर से उसकी सीक्रेट मैनुअल और जेड पेंडेंट अभी भी जियांगचे के पास है। इतनी बुरी तरह निकाले जाने पर वो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। कमीने जियांगचे, मैं कसम खाता हूं, जब तक तुम्हें मार नहीं देता चैन से नहीं बैठूंगा। लिन यू की मुट्ठियां पिलर पर जोर से पड़ी और एक कड़क कड़काती आवाज आई। फिर उसने सोचना शुरू किया। मुझे ताकत और पहुंच, कनेक्शंस चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे वापस शिलान हाई स्कूल में दाखिला दिला सके। कुछ याद करते ही लिन यू के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बीमारों का इलाज और जान बचाना। उसके दो मास्टर्स थे, एक मेडिकल एक्सपर्ट जिसकी महारत बेमिसाल थी और एक असैसिनेशन एक्सपर्ट जो लाजवाब था। उसने उनकी लेगेसी संभाली थी। उसका मेडिकल नॉलेज कमाल का था और अमीर और ताकतवर लोगों से दोस्ती करने का यह सबसे आसान तरीका है। वो लोगों की जान बचाकर और स्ट्रीट स्टॉल लगाकर नाम कमाएगा। जल्द ही उसके दिमाग में एक बिजनेस प्लान बन गया। जियांगचे, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी ही खत्म कर दूंगा। अगले दिन जियांगचे द्वारा यह मेंग्याओ को बचाने की खबर पूरे शिलान मिडिल स्कूल में आग की तरह फैल गई। यह सबके लिए एक धमाके जैसा था। इस घटना ने स्कूल को हिलाकर रख दिया और जियांगचे हर लड़की का ड्रीम बॉयफ्रेंड बन गया। सुनने तुमने, कल ये मेंग्याओ किडनैप हो गई थी, पर यंग मास्टर जियांग ने उसे बचा लिया।
बेशक मुझे पता है। मैंने सुना है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया था, वो बाहर से आए प्रोफेशनल मर्सनरीज थे और उनके पास गन्स भी थीं। मैंने सुना है कि वहां 1 दर्जन से ज्यादा आर्म्ड गुंडे थे और यंग मास्टर जियांग अकेले ही उनके अड्डे में घुस गए। सोचकर ही कितना कूल लगता है। वो कितना जबरदस्त बॉयफ्रेंड बनेगा। ये मेंग्याओ कितनी एहसान फरामोश है। वो इतने आउटस्टैंडिंग लड़के को रिजेक्ट कैसे कर सकती है? ये मेंग्याओ? मुझे लगता है वो बस एक ग्रीन टी बिच और ढोंगी है। जियांगचे उसके लिए 1 दर्जन लोगों से लड़ा। अगर मैं होती तो मैं इतनी इंप्रेस हो जाती कि उसी रात उसके सामने अपने कपड़े उतार देती। ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान 1 दर्जन लोगों से कैसे लड़ सकता है? क्यों नहीं? मैंने सुना है कि जियांगचे एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। वो किसी बड़े मास्टर का शिष्य, डिसाइपल है और वो ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म पर है। अफवाहें, रूमर्स इतनी बढ़ती गई कि लोगों ने जियांगचे को सुपरमैन ही बना दिया। जियांगचे, क्या तूने ब्रेकफास्ट किया? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूं। ये मिंग्याओ अपने लाल होते गालों के साथ हाथ में गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लिए जियांगचे के पास आई। उस घमंडी लड़की ने अपना गरूर, एरोगेंस साइड में रख दिया था। तभी लिन्यू ने क्लासरूम में एंट्री ली और ये नजारा देखा। वो वहां अपना विड्रॉल प्रोसेस करने आया था, मतलब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकलने। हाई स्कूल अब कंपलसरी एजुकेशन का हिस्सा नहीं है, खासकर शिलान मिडिल स्कूल जैसे एलीट स्कूल्स में, जहां स्कूल बोर्ड का एक लफ्ज ही किसी स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए काफी है। लिन्यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। जियांगचे, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ये मेंग्याओ का वो शर्मीला और भोलापन देखकर लिन यू की आंखों में जलन होने लगी। उसके चेहरे की मांसपेशियां, मसल्स गुस्से से कांप रही थीं। मैंने ये मेंग्याओ को बचाया था। धत्त तेरी की, उसके कंधे पर अभी भी गोली का जख्म है। अगर वो इंटरनल एनर्जी का मास्टर ना होता तो उस पिस्टल की एक गोली से कब का मर चुका होता। मैंने अपनी जान जोखिम में डाली तुम्हें बचाने के लिए, और तुम दूसरे मर्दों को थैंक यू बोल रही हो। ये बात वो हजम नहीं कर पा रहा था। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी ऑर्डिनरी क्लासमेट को भी बचा लेता। जियांगचे का एटीट्यूड अभी भी कोल्ड था। क्या एक ब्रेकफास्ट मेरा इरादा बदल देगा? हालांकि मेरा दिल तुम्हारे जिस्म को चाह रहा है, पर फिर भी मैं तुम्हें अपनी मर्जी से तड़पाऊंगा। ये मेंग्याओ ने अपने होंठ भींचे। जियांगचे पक्का अभी भी उससे नाराज था। सब मेरी गलती है। मैं इतनी गुस्से वाली क्यों थी? मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। काश मैंने थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी होती, तो क्या आज बात कुछ और ना होती। लिन्यू की हालत खराब हो गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। वो ऊंची पौड़ी वाली लड़की सच में जियांगचे की सिंप बन गई। तो फिर वो क्या है? उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर एक बड़ी सी ग्रीन हैट, धोखा, पहना दी हो। सही कहा है किसी ने, किस्मत का खेल भी अजीब होता है। और भेजना है तो अगला पार्ट भी डाल दे।